कि भारत और पाकिस्तान एक देश नहीं है, दो राष्ट्र है। ये अकेले जिनाई नहीं थे। सावरकर ने सबसे पहले दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया और उन्होंने उस बुक में लिख रखा है कि हम हिंदुत्व आने के बाद, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदुओं को ही विशेष दर्जा रहेगा नागरिक रहने का। जो गैर हिंदू हैं या मुसलमान हैं उनको 2 नंबर के नागरिक का दर्जा मिलेगा। आपके बोलने के बाद ऐसा दुस्साहस करना ठीक नहीं कि कुछ बोला जाए, लेकिन जो फांसीवाद को इस दौर में चुनौती है उसकी पराजय की 81वीं वर्षगांठ है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मसेकर कहना या कत्लेआम कहना एक आसान शब्द है, लेकिन जिस स्टालिनग्राड का उन्होंने चर्चा किया कि कोई घर खाली नहीं जिसके अंदर 1, 2, 3 लोग शहीद नहीं हुए हों उस दौरान। और ये तब की बात है जब जोसेफ स्टालिन जो लीडर थे सोवियत यूनियन के, वो इतनी बार कहते रहे कि सेकंड फ्रंट खोल दो आप, और वो खोलने को तैयार नहीं हुए। तो कितनी कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी होगी उन्होंने, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल वो बेईमान इतने थे कि वो ये सोच रहे थे कि हिटलर हारे या सोवियत संघ हारे, हमारे लिए तो फायदा ही फायदा है। वो तब कूदे हैं जब वो खुद उसके अंदर आ गए। लेकिन हम विद्यार्थी जीवन में जब एसएफआई में थे उस दौरान की पढ़ी हुई जो कहानियां हैं, हैरत अंगेज रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां हजारम हजार हैं। उस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो कहानियां हैं, ठीक स्टालिन का जिस तरह राक्षसीकरण किया जाता है कि वो पूरे इतिहास को ना विकृत करना चाहते हैं। वास्तव में हम कोई ओवर ग्लोरिफिकेशन स्टालिन की नहीं कर रहे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चर्चा हो और स्टालिन एक प्रतीक के रूप में चर्चा में ना आए, ये हो नहीं सकता। और ये ना इंसाफी होगी इतिहास के साथ वास्तव में। और वो अब भी मुझे एक कहानी याद है जो आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूँ। स्टालिन का बड़ा बेटा याकोव जो है वो लेफ्टिनेंट था एयरफोर्स में। तो उसने अपने फादर को ये कहा कि मैं वॉर फ्रंट पे जाना चाहता हूँ। तो स्टालिन ने कहा बताएंगे डिस्कस करके। उन्होंने अपनी लीडरशिप में डिस्कस किया कि बेटा वॉर फ्रंट पे जाना चाहता है। कई जो बड़े लीडर थे वहां के स्टालिन के साथी, उन्होंने ये कहा कि काफी संभावना है कि वो मारा जाए, तो निराशा बहुत आएगी। स्टालिन ने कहा निराशा नहीं, शायद और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को। और अपने बेटे को कहा ठीक है, आपका दिल करता है आप जाइए। याकोव का प्लेन गिर गया और उनको कैप्चर कर लिया जर्मन्स ने, नाजीज ने, और अपनी शरण में रख रखा कैद के अंदर। तो जनरल फील्ड मार्शल पाउलो, जिनका जिक्र किया फरूकी साहब ने, पाउलो फील्ड मार्शल थे जर्मनी के, वो सोवियत यूनियन की कस्टडी में थे, कैद में। तो हिटलर ने ये प्रपोजल भेजी कि हम आपके बेटे को याकोव को छोड़ देंगे, आप हमारे फील्ड मार्शल पाउलो को छोड़ दीजिए। स्टालिन ने यह जवाब भेजा कि फील्ड मार्शल की अदला बदली एक लेफ्टिनेंट से नहीं हो सकती है, और एग्री नहीं किया और याकोव को मार दिया उन्होंने कैद के अंदर। दूसरी एक घटना जो हमने पढ़ी थी, मुझे अब तक याद है, अब जो ये यूक्रेन वाला कीव है, राजधानी है यूक्रेन की, ये तब तो सोवियत संघ के अंडर ही होता था और ये नाजीज के अंडर चला गया था कीव। और नाजी जर्मनी की जो फौज की फुटबॉल टीम थी, उन्होंने कीव की एक बेकरी होती है जो बिस्किट बनाने की, उस बेकरी की एक फुटबॉल टीम थी, उसके साथ मैच रखवा दिया और 5-1 से बेकरी वालों ने
जर्मनी की टीम को हरा दिया और जर्मनी ने बहुत अपमानित महसूस किया कि जिस जगह के ऊपर हम कब्जा किए बैठे हैं वहां की एक मामूली सी बेकरी की टीम जर्मनी की फौज की फुटबॉल टीम को हरा देती है। तो वो अपमान भूले नहीं, कुछ दिन के बाद कहा एक मैच और होगा और उसके लिए शर्त ये रखी कि अगर आप हार जाएंगे, बेकरी वालों को कहा, तो हम बख्श देंगे, इस बार अगर जीत गए तुम तो फिर जान नहीं बख्शेंगे आपकी। और बेकरी की टीम ने 5-3 से हरा दिया जर्मनी की टीम को 5-3 से हरा दिया और कंसंट्रेशन कैंप में 11 के 11 प्लेयर कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिए और उनमें से कईयों को मौत के घाट उतार दिया। इतनी कहानियां हैं। हम लेनिनग्राड गए थे, जिस दिन विक्ट्री डे था 1988 में, उस दिन हम याल्टा में थे। तो उन्होंने हमें गेस्ट के रूप में विक्ट्री डे की सेलिब्रेशन में स्टेज पे बिठाया था। तो वो जगह भी दिखा के लाए जहां 1945 में स्टालिन और रूजवेल्ट और चर्चिल साहब तीनों की मीटिंग हुई थी। अलूप का एक महल था, उसके एक कमरे में वो मीटिंग हुई थी। अभी भी तीनों कुर्सियां रखी हैं, चारों तरफ रस्सी लगा के, बीच में एक टेबल है, गोल टेबल है, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि कौन चेयरमैन था उस मीटिंग का, सभी गोलाई में। और ठीक जो टाइम निश्चित था मीटिंग का, 3 दरवाजे थे उस हॉल के, 1 घंटी बजती थी और तीनों लीडर इकट्ठे एंटर करते थे उसके अंदर। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या समीकरण बनने चाहिए और विश्व का नक्शा क्या बनेगा, यूएनओ वगैरह क्रिएट करने की, जो ये उसी में तय हुआ था। वो 1 हफ्ता चली थी नेगोशिएशन, 4 फरवरी से 11 फरवरी तक। और कॉमरेड सीताराम याचरी एक लतीफा सुनाते थे कि उस टाइम पर किस प्रकार के शक्ति समीकरण उभर गए थे और सोवियत यूनियन की क्या हैसियत थी जब उन्होंने नाजी जर्मनी को बर्लिन के अंदर जाके झंडा फहराया, लाल झंडा। तो स्टालिन और सोवियत यूनियन का जो रुतबा था वो बताते थे उस लतीफे के माध्यम से। और लतीफा ऐसे था कि एक दिन सवेरे सवेरे बैठे बातचीत करने के लिए, तो रूजवेल्ट साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो बोले यार मीटिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले रात को मेरे को ना ऐसा सपना आया कि दुनिया की सरकार बन गई है, विश्व की गवर्नमेंट, और मैं उसका प्रेसिडेंट बन गया तो चर्चिल कहाँ पीछे रहने वाले थे। बोले कमाल है यार, ये तो बड़ी संयोग की बात है, मुझे भी ऐसा ही सपना आया, लेकिन जो मुझे सपना है उसमें तो मैं बना था प्रेसिडेंट। तो स्टालिन बोले भाई इसमें कोई शक नहीं, संयोग की बात है, सपना मुझे भी यही आया, लेकिन मुझे अब ये याद नहीं आ रहा तुम में से किसको राष्ट्रपति नियुक्त किया था मैंने मतलब इससे वो सोवियत संघ की जो रुतबा बना था वो सामने आया और वो जगह हमने देखी। फिर लेनिनग्राड में जहां 900 दिन का घेराव हुआ, मॉस्को से भी बड़ा शहर था वो। अब दिक्कत ये है, अब तो नाम भी बदल गए, लेनिनग्राड का नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, तो स्टालिनग्राड का नाम है वोल्गोग्राड। तो हंसी आती है मेरे को, हम लेनिन को देखने गए जो अभी भी उनका शरीर रखा है। इस सरकार ने पुतिन के आने के बाद कोशिश करी कि दफना दिया जाए, हिम्मत नहीं पड़ी, लोगों ने उसको हजम नहीं किया और बड़ी लंबी लाइन होती है लेनिन को देखने वालों की। यूं सीढ़ियां उतरती हैं और एक बेड के ऊपर लिटा रखा है, देख के और सीढ़ियां चढ़ के दूसरी तरफ निकल जाते हैं। क्रेमलिन की जो रेड स्क्वायर के ऊपर दीवार के साइड में मौसोलियम बना हुआ है। तो जब हम बाहर निकले तो हमारे साथ जो लड़की इंटरप्रेटर थी दुभाषिया, मैंने उसको ये कहा फूल चाहिए, तो वो बोली अच्छा, मैं समझ गई किस लिए चाहिए फूल बाहर निकलते ही एक बुत स्टालिन का है, दूसरे दरवाजे से जो लेनिन को देख के निकलते, दीवार के साथ 8-9 बुत हैं,
और बस्ट है वो स्टालिन की। बोली मैं समझ गई क्यों मांग रहे हो फूल। मैंने कहा क्यों मांग रहे हो? बोले आप स्टालिन पे रखना चाहते हो। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? बोली सीपीएम वाले रखते हैं। एक दिन ऐसी बात और हुई उन्हीं के साथ। मैंने कहा मेरे रूबल खत्म हो गए और ये डॉलर है, इससे रूबल बदलवाने। तो वो लड़की कहने लगी कि आप प्राइवेट उसमें जाके बदलवाएंगे तो ज्यादा रूबल मिलेंगे, और सरकारी रेट पे बदलवाना चाहेंगे बैंक से तो कम रूबल मिलेंगे। मैंने कहा सरकारी से बदलवाना चाहता हूँ। सीपीएम वाले सरकारी से ही बदलवाते हैं। इतना असर उनके ऊपर था, ड्यूटी उनकी जो लगती थी। तो खैर लेनिनग्राड जिसका 900 दिन तक घेराव रहा, वो म्यूजियम देखा, सारी सप्लाई कट ऑफ चारों तरफ से। आप देखो 900 दिन तक कैसे। और एक रोटी का टुकड़ा उस म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है, हमारी जो ब्रेड होती है उससे आधा, कि ये मिलता था एक नागरिक को एक दिन में। और किस तरह उन्होंने फिर भी लड़ाई लड़ी और नाजी सेनाओं को अंदर नहीं घुसने दिया। तो म्यूजियम दिखाने वाला जो लड़का था, वो जब बाहर हम निकलने लगे मेन गेट पे, वो हमें सी ऑफ करने के लिए आया, तब उसने एक बात कही कि हमें फक्र इस बात का है कि हमने नाजी सेनाओं को लेनिनग्राड की सड़कों के ऊपर आने की इजाजत तो दी, लेकिन तब दी जब उनकी बंदूकों की नोक भी नीचे थी और उनकी गर्दन भी नीचे थी। तब हमने उनकी वहां पे वो परेड कराई, सरेंडर वाली जो परेड थी। मन इतनी कहानियां, ये एक सिस्टम की ताकत है वास्तव में, जो सोशलिस्ट सिस्टम की ताकत है, जो वियतनाम में भी आप देख सकते हैं कितनी मजबूत ताकत है। ये उसको डिफेंड करने के लिए कुछ भी मतलब कुर्बान करने को किया जा सकता है। तो खैर साथियों से सीखा है। फांसीवाद मुसोलिनी की पार्टी का ही नाम था, जैसे उनका नाजीवाद था। ये वहां से सीख के आए हुए हैं और इन्होंने ये कहा कि जो जर्मन राष्ट्रवाद है और जो इटली का राष्ट्रवाद है, उसी प्रकार के राष्ट्रवाद की भारत को जरूरत है, हिंदुत्व के राष्ट्रवाद की। ये उनकी उस बुक का चर्चा जो प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया है, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, उस पुस्तक के अंदर बाकायदा ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और इसीलिए जब भारत का, उसी पुस्तक में ये भी लिखा है कि भारत और पाकिस्तान एक देश नहीं है, दो राष्ट्र हैं। ये अकेले जिनाई नहीं थे। सावरकर ने सबसे पहले दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया और उन्होंने उस बुक में लिख रखा है कि हम हिंदुत्व आने के बाद, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, हिंदुओं को ही विशेष दर्जा रहेगा नागरिक रहने का। जो गैर हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनको 2 नंबर के नागरिक का दर्जा मिलेगा। और यही काम अगर पाकिस्तान में, इस्लामिक स्टेट के अंडर पाकिस्तान की सरकार हिंदुओं को 2 नंबर का दर्जा देती है और मुसलमानों को 1 नंबर का, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भी लिख रखा है उसके अंदर। तो बहुत विस्तार से उसका गहन वो चर्चा उसमें है। और इसीलिए ये शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बन जाएगा कल, उसने ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो विपक्षी पार्टियों के मुसलमान एमएलएज को असेंबली से उठा उठा के बाहर फेंकेंगे। उनका तो कोई है नहीं मुस्लिम एमएलए। कितने एमएलए बने, जो सीपीएम का एक बना है वो भी मुस्लिम है। ये बोला कि बाहर फेंक देंगे। और मुसलमानों के साथ वही करना चाहिए जो गाजा के अंदर फलस्तीनियों के साथ इजराइल कर रहा है। ये अभी के ताजा मतलब बयान है। तो अब वो अपनी जो उनके मंसूबे हैं उनको और ज्यादा जरूरी नहीं समझते छिपाना,
अब वो किसी तरह पर्दा नहीं रखना चाहते हैं, सभी कुछ उतार देना चाहते हैं ताकि तुम्हारी जो पहचान है वो साफ तौर पर जानी चाहिए, दुश्मन के सामने भी और दोस्त जिसको वो कहते हैं उसके सामने। ये है एक दिक्कत की बात। अपा भी यहाँ देखते रहे किस तरह ईसाइयों के साथ और हमारे नूह के अंदर कितने बार मेवात के अंदर वो दंगे करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि परस्पर सद्भाव का इतना शानदार इतिहास है मेवात का, कमाल का है मतलब। लेकिन इसके बावजूद भी वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं गाय के नाम पे, किसी के नाम पे दंगा खड़ा कर दिया जाए। तो वो फांसीवाद किस किस तरीके से सामने आता है, ये चाहे वो किसानों के साथ करें, चाहे हमारे लेबर कोड के रूप में करें। वास्तव में जो संदीप भाई कह रहे थे अभी, ये हमारी जो फाइनेंस कैपिटल है, मोनोपोली कैपिटल, ये अपना भविष्य अंतरराष्ट्रीय जो फाइनेंस कैपिटल है उसके साथ जोड़ के देख रहे हैं। तो वो अमाउंट का उस तरह से सवाल नहीं है, लेकिन वो क्योंकि इसको हम एक कम्युनल कॉरपोरेट गवर्नमेंट बोलते हैं, तो वो लूट करने के लिए फूट डालना जरूरी समझती है। और वो फूट है उनकी जिसको नवफासीवाद का भी नाम दिया गया है, क्योंकि वो इन परिस्थितियों में, जैसे उन्होंने कहा, अलग अलग जगहों के ऊपर होती है। तो मैं सभी साथियों की तरफ से, पार्टी की राज्य कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने आए। बाकी ये आपने थोड़ा जोखिम तो उठा लिया, क्योंकि आपको दोबारा भी बुलाना पड़ सकता है हमें बार बार, ये इसके लिए तो है ना, आप तैयार रहे ना, हमें उम्मीद है। बहुत बहुत सभी साथी जो आए हैं इतनी रुचि के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में आप